21 अक्टूबर 2024 को जब विक्की अहमदाबाद से वाराणसी पहुंचता है दिवाली मनाने के लिए, तो वो अपनी दादी से कहता है कि दादी इस बार तो मैं काम पूरा करके ही वापस लौटूंगा। जैसे ही विक्की की ये बात दादी सुनती हैं तो दादी समझ जाती हैं और वो विक्की को समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि बेटा बहुत पुरानी बात है, अब उस बात को ख़त्म कर। लेकिन विक्की जो होता है वो काफ़ी गुस्से में भरा होता है और कहता है कि नहीं दादी, इस बार मैं पूरा प्लान करके आया हूँ और इस बार तो मैं काम खत्म करके ही वापस लौटूंगा। विक्की की इस बात को सुनने के बाद में दादी काफ़ी हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि विक्की इस बार कुछ ना कुछ कांड करके जरूर यहाँ से जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश वाराणसी की जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 5 नवंबर 2024 को ये घटना हुई है और इस घटना को जानने के बाद में आप भी काफी ज्यादा हैरान रह जाओगे। 5 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भदेरी इलाके में राजेंद्र प्रसाद के घर पर सुबह 11 बजे जब काम वाली रीता पहुंचती है तो वो देखती है कि राजेंद्र प्रसाद के घर पर 4 लाशें खून में लथपथ पड़ी हुई हैं। जैसे ही काम वाली ये देखती है तो तुरंत वो जो है चिल्लाने चीखने लगती है और उसकी चिल्लाने चीखने की आवाज़ें सुन करके वहाँ पे पड़ोसी लोग आ जाते हैं। जैसे ही पड़ोसी लोग आते हैं तो पड़ोसी लोग जो होते हैं वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस तुरंत मौके पर वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस सभी लाशों को देखती है और लाशों को देखने के बाद पता चलता है कि वो सभी लाशें जो होती हैं उनमें से 3 तो बच्चे होते हैं राजेंद्र प्रसाद के और एक राजेंद्र प्रसाद की बीवी होती है जिनका नाम नीता गुप्ता होता है। जैसे ही पुलिस ये देखती है तो पुलिस वहाँ के आस पड़ोसी लोगों से सभी से पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ, कि तुमने कुछ देखा था। तो पड़ोसी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें लगता है कि ये सब कुछ राजेंद्र प्रसाद ने किया है और वो ये सब कुछ करके यहाँ से फरार हो गए हैं। तो पुलिस जो होती है तुरंत राजेंद्र प्रसाद का नंबर लेती है और उनको कॉल करती है। तो पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद का फ़ोन भी बंद जा रहा है। उसके बाद में पुलिस जो होती है वो राजेंद्र प्रसाद के कुछ खास लोगों को बुलाती है जो कि वहाँ पर आसपास रहते थे और जो उनको काफ़ी पुराने समय से जानते थे। जब उनको बुलाती है तो उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो लोग भी कहते हैं कि हो सकता है कि राजेंद्र प्रसाद ने ही मर्डर किए हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने पहले भी 4 मर्डर किए हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने ये मर्डर किए हों। इसीलिए पुलिस को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ राजेंद्र प्रसाद ने किया है और पुलिस जो होती है वो राजेंद्र प्रसाद की खोज में लग जाती है, उनकी जांच पड़ताल में लग जाती है। तभी अचानक से 2 दिन बाद में राजेंद्र प्रसाद की डेड बॉडी मिलती है घर से 14 किलोमीटर दूर एक खंडर के अंदर। वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो अर्धनग्न अवस्था में पड़े होते हैं और उनके सीने पर और कनपट्टी पर एक गोली लगी होती है। और सेम यही पैटर्न उन 4 लोगों का होता है जो कि घर पर राजेंद्र प्रसाद के मरे पड़े हुए थे। पुलिस जैसे ये चीज़ देखती है तो पुलिस कंफर्म हो जाती है कि ये सब कुछ राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने एक गोली तो मार सकता है लेकिन 2 गोलियां नहीं मार सकता। राजेंद्र की डेड बॉडी मिलने के बाद में पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि अब ये केस बहुत ज़्यादा उलझ चुका है। क्योंकि अब तक पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ राजेंद्र प्रसाद ने किया है, लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद की भी डेड बॉडी मिलती है तो उसके बाद में पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है और इसीलिए पुलिस कुछ खास लोगों को बुलाती है जो कि राजेंद्र प्रसाद के काफ़ी करीबी होते हैं, जैसे कि उनके माता पिता होते हैं जिसमें से उनके पिता नहीं होते, माँ होती हैं, और भी कुछ खास लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है। जब राजेंद्र प्रसाद की माँ पहुंचती हैं थाने जांच पड़ताल के लिए तो वो बताती हैं कि ये सब कुछ हो सकता है मेरे नाती ने यानी कि मेरे पोते ने किया हो। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन, तो वो बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के जो छोटे भाई थे उनका जो बड़ा बेटा है उसका नाम विक्की है और हो सकता है उसने ये सारा कुछ किया है। तो पुलिस थोड़ी सी और पूछताछ करती है तो वो राजेंद्र प्रसाद की जो माँ होती हैं वो बताती हैं कि जब दिवाली पर विक्की आया था तो वो उससे कह रहा था कि इस बार तो मैं काम पूरा करके ही वापस लौटूंगा। जैसे ही मैंने विक्की की ये बात सुनी थी, मैंने विक्की को समझाने की कोशिश करी थी कि बेटा बहुत पुरानी बात है, उस बात को ख़त्म कर, अब उस बात के पीछे क्यों तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो पूछने लगते हैं कि कौन सी बात है, उस पूरी बात के बारे में बताइए। आइए जानते हैं आखिर क्या वजह थी और राजेंद्र प्रसाद ने अपने पास्ट में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनको अपने पूरे परिवार सहित जान से हाथ धोना पड़ा। इस पूरी रंजिश की शुरुआत हुई थी 1997 में। 1997 में राजेंद्र प्रसाद के छोटे भाई थे जिनका नाम था कृष्णा प्रसाद और इन दोनों के पिताजी का नाम था किशोर प्रसाद। तो किशोर प्रसाद जो थे उनका शराब के ठेके का बिजनेस था। अब किशोर प्रसाद जो थे वो एक और भी बिजनेस चला रहे थे, मतलब कि उनके 3-4 बिजनेस थे जिनको वो रन कर रहे थे। तो इन सभी बिजनेस को संभालने के लिए कृष्णा प्रसाद जो थे यानी कि जो राजेंद्र प्रसाद के छोटे भाई थे उनका दिमाग काफ़ी अच्छा चलता था और कृष्णा प्रसाद जो थे वो पूरे तरीके से अपने आप को बिजनेस में लगाए रखते थे और पिताजी के साथ में बिजनेस में हेल्प किया करते थे। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद थे वो बिजनेस में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते थे, वो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आवारागर्दी, ये सारी चीज़ें करते रहते थे। अब राजेंद्र प्रसाद के इस रवैये को देखते हुए किशोर प्रसाद जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं ये सारे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे कृष्णा प्रसाद को दे देता हूँ और वो वही करते हैं। जब वो ये चीज़ कर देते हैं उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को जब पता चलता है कि सारी बिजनेस की जिम्मेदारी कृष्णा प्रसाद को दे दी और मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और अपने पिताजी से काफ़ी उल्टा सीधा बोलता है
उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जो होता है वो प्लान करता है कि क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को मार दूं, तो मेरे को सारा का सारा बिजनेस जो होता है वो मिल जाएगा और मेरे ऊपर फिर कोई भी किसी भी तरीके का दबाव नहीं होगा कि मेरे को किस तरीके से बिजनेस चलाना है, किस तरीके से नहीं चलाना है। इसीलिए जो राजेंद्र प्रसाद होता है वो क्या करता है कि कृष्णा प्रसाद और उनकी पत्नी यानी कि अपने छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी को मार देता है। मारने के बाद में पिस्टन से मारता है, और जब पिस्टन से मारता है तो दोनों के सीने पर और सर पर गोली मारता है। उसके बाद में जो 3 बच्चे होते हैं कृष्णा प्रसाद के, उन बच्चों को कुछ नहीं कहता। लेकिन ये सारी चीज़ें किशोर प्रसाद को पता चल जाती हैं कि हत्या किसने करी है, और किशोर प्रसाद जो होते हैं वो राजेंद्र प्रसाद को बंद करा देते हैं। कुछ समय तक 6 साल तक जो है राजेंद्र प्रसाद थाने में बंद रहता है। उसके बाद में वो थाने से फिर से वापस आ जाता है। अब जब राजेंद्र प्रसाद थाने से वापस आता है तो वो देखता है कि उसके जो पिताजी हैं यानी कि जो किशोर प्रसाद हैं, वो कृष्णा प्रसाद के तीनों बच्चों को बिजनेस में लगा रहे हैं, और बिजनेस में वो जो है धीरे धीरे करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये चीज़ देख करके जो राजेंद्र प्रसाद होता है वो और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने जैसे तैसे करके कृष्णा को रास्ते से हटाया, अब ये उनके बच्चों को जो है बिजनेस में आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो राजेंद्र प्रसाद होता है वो अपने पिताजी को भी मरवा देता है, साथ में पिताजी के जो गनर होता है उसको भी मरवा देता है। मतलब कि राजेंद्र प्रसाद जो होता है वो अपने आप खुद से 4 हत्याएं कर देता है इस बिजनेस के लिए। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को जेल होती है। जेल के बाद में वो छूट के आ जाता है कुछ दिनों के बाद में ही। अब जब ये पूरी घटना हो जाती है कि जब किशोर प्रसाद को भी राजेंद्र प्रसाद खत्म कर देता है और राजेंद्र प्रसाद कुछ दिन जेल में रह करके वापस आ जाता है, उसके बाद में जो कृष्णा प्रसाद की यानी कि राजेंद्र प्रसाद की जो माँ होती हैं, वो राजेंद्र प्रसाद को कहती हैं कि बेटा ये जो कृष्णा के बच्चे हैं तीनों, इनको भी तू अपने पास ही रख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए जो राजेंद्र प्रसाद होता है वो मान लेता है अपनी माँ की बात को, और अपनी माँ को और उन तीनों बच्चों को अपने साथ में रख लेता है। उसके कुछ दिनों बाद में राजेंद्र प्रसाद जो होता है वो अपनी दूसरी शादी कर लेता है, क्योंकि उसकी पहली शादी काफ़ी समय पहले छूट चुकी थी उसकी आदतों की वजह से। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद जो होता है अपनी दूसरी शादी करता है, और जब वो दूसरी शादी करता है तो दूसरी बीवी से उसको 3 बच्चे होते हैं। अब 3 बच्चे राजेंद्र प्रसाद के हो गए, तीन बच्चे जो थे वो कृष्णा प्रसाद के हो गए। अब 6 बच्चे राजेंद्र प्रसाद के साथ ही रहते हैं। राजेंद्र प्रसाद की बीवी होती है और राजेंद्र प्रसाद की माँ होती है, ये सभी लोग एक साथ में रहते हैं। अब होता क्या था, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर परिवार में होता है कि जो सगे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्यार दिया जाता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और जो बच्चे मान लो भाई के हैं या फिर किसी के भी हैं उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो वही होता था कृष्णा प्रसाद के बच्चों के साथ में। राजेंद्र प्रसाद के जो बच्चे थे उनको राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे तरीके से रखते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। उधर जो कृष्णा प्रसाद के बच्चे थे उनको ना ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और ना ही अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन कराया था। लेकिन जैसे तैसे करके बच्चे जो होते हैं वो अपना जीवन काट लेते हैं और वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब जैसे जैसे करके कृष्णा प्रसाद के बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में राजेंद्र प्रसाद को लेकर के जहर घुला हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे ताऊ ने यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने हमारे पापा को और हमारे बाबा को मारा हुआ है। तो वो सब ये चीज़ जानते थे। अब बच्चे तीनों जैसे ही बड़े होते हैं, सबसे बड़े लड़के का नाम है बिक्की, दूसरे का नाम है जुगनू और एक लड़की थी। तो बिक्की और जुगनू जो होते हैं वो बाहर नौकरी करने जाते हैं, और नौकरी करके जो भी पैसा कमाते हैं उससे अपनी बहन की शादी करते हैं। जबकि राजेंद्र प्रसाद के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसने अपनी भतीजी की शादी में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया। शादी हो जाती है, उसके बाद में काफ़ी समय बीतने के बाद में ये बात होती है 2024 की। 2024 में जो बड़ा बेटा होता है यानी कि जिसका नाम बिक्की है, वो अपनी अहमदाबाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब कर रहा होता है। तो 20 अक्टूबर को बिक्की जो होता है वो प्लान करता है सारा कुछ, और प्लान के मुताबिक वो जहाँ पर जॉब कर रहा होता है उस जॉब को छोड़ देता है, और जहाँ पर वो रूम लेकर के रह रहा होता है उसको भी छोड़ देता है, और सब कुछ छोड़ने के बाद में किसी को कुछ बताता नहीं है और अपने घर पर आ जाता है, यानी कि वाराणसी, जहाँ पर उसकी दादी और उसके ताऊ ये सब लोग रहते थे, वहाँ पर आ जाता है त्यौहार मनाने के लिए अपने छोटे भाई के साथ में, जुगनू के साथ में। दोनों भाई वहाँ पर त्यौहार मनाते हैं। त्योहार होने के बाद में जो बिक्की होता है वो अपनी दादी से कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो अपना काम पूरा करके इस बार जाऊँगा। जैसे ही दादी को ये चीज़ पता चलती है तो दादी उसको समझाती है, क्योंकि दादी समझ चुकी थी ये किस काम की बोल रहा है। तो दादी कहती है कि बेटा जो भी बात हुई है उसको ख़त्म कर, तेरे ताऊ हैं, अब जो भी हुआ उसको छोड़, तू अपनी शादी ब्याह के बारे में सोच और हम तेरी शादी ब्याह अच्छे से कर देंगे। लेकिन बिक्की जो था उसमें काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि बिक्की जिस तरीके से पाला था राजेंद्र प्रसाद ने वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था। मतलब कि बिक्की को और बिक्की का जो भाई था छोटा, उसको राजेंद्र प्रसाद बहुत मारा करते थे बचपन में, और बचपन से बड़े होकर के काफ़ी मारते थे जब तक वो बाहर अपनी जॉब पर नहीं गया था। इसीलिए बिक्की के दिमाग में काफ़ी जहर था। एक तो वो जहर था कि उसके पिता को मारा है, दूसरा जहर ये था कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिक्की को बहुत बुरी नज़र से देखा करते थे। तो ये जो सारा जहर था ये बिक्की के दिमाग में काफ़ी समय पहले से घुल रहा था, और यही सब जहर लेकर के बिक्की जो है वो दिवाली पर अपने घर पर जाता है 2024 में, 20 अक्टूबर के बाद में 21 अक्टूबर को, और जाने के बाद में वहाँ पर दिवाली करता है। दिवाली के बाद में 4 नवंबर के बाद 5 नवंबर को अपने ताऊ को और उन सभी परिवार वालों को मार देता है। हालांकि ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई कि ये पूरा केस जो था वो बिक्की ने किया है या फिर बिक्की के साथ में कोई और भी मिला हुआ है। अभी बिक्की की तलाश चल रही है और बिक्की को ढूंढा जा रहा है इधर उधर, क्योंकि बिक्की ने जो है प्लान बहुत अच्छे तरीके से किया है। बिक्की अभी कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस केस के ऊपर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको पार्ट 2 में दे दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।